नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर मनोज। और विश्व इतिहास की इस श्रृंखला की चौथी कड़ी जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति, इसमें आपका फिर स्वागत करता हूं और ये कहता हूं कि अगर आप बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं यूके ट्रिपल एचसी के इस सेगमेंट से, तो आपको चाहिए कि एक बार हमारे जो इससे पिछले 3 वीडियो बने हैं छोटे छोटे, उनको जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत काम के होंगे। तो फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में हुई। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में हुई। इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो विश्व के इतिहास को बदलने वाली रही और भारत के संविधान में मुख्य रूप से हमारी प्रस्तावना में शामिल हो गई, वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा था। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस देश से लिया गया है, ये आपने शायद हमारी पॉलिटी में भी, हमारी प्रस्तावना में शब्द देखे होंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन करते हुए सॉल्व भी किए होंगे। तो वो इसी क्रांति की देन है। इसके अलावा ये घटना कैसे घटी और इसकी क्या देन है वो जरा समझते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, जरा ये देख लें पृष्ठभूमि। और पृष्ठभूमि में हम देखेंगे कि वहां फ्रांस में लुई 14वां का शासनकाल था, लुई 14th। लेकिन ये लुई 14वां आपको जब पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये रोमन में पूछा जाता है और रोमन में 14 हम ऐसे लिखते हैं। तो लुई 14वां वहां का शासक था और लापरवाह किस्म का। तो इसने फ्रांस के ऊपर इसके शासनकाल में इतना कर्ज हो गया कि हर व्यक्ति बहुत बड़ा कर्जदार हो गया और धीरे 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 फ्रांस की आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई। और कमजोर फ्रांस जिन मुश्किलों में रह रहा था, उसमें एक और क्रूर शासक, बहुत लापरवाही से शासन चलाने वाला लुई 15वां आया और लुई 16वें के समय में ये घटना घटित हो गई। तो लुई 14वें के समय में ये पृष्ठभूमि बन गई। क्यों? क्योंकि ये तानाशाह किस्म का था और इसने एक वाक्य कहा था, मैं ही राज्य हूं। बड़ा प्रसिद्ध कथन है, मैं ही राज्य हूं। इससे आप इसकी एरोगेंस का, इसके अभिमान का, घमंड का अंदाज लगा पाएंगे, इसकी तानाशाही सत्ता और शासन के स्वरूप का अंदाज लगा पाएंगे कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। इसका मतलब जो राजा कहे वही सबसे अच्छा है और वही न्याय है। और जब राजा इतनी अराजकता पर उतारू हो जाता है तो जनता का बड़ा दमन होता है। ऐसे ही समय में इसने खूब खजाना लुटाया राज्य का और बड़ी लापरवाही से अपने विलासितापूर्ण जीवन को जिया। और लुई 15वां के सामने ये चुनौती रख दी जब वो सत्ता में आया, इसके बाद का शासक। ये लुई बार बार मैं प्रयोग कर रहा हूं तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन बन सकता है। तो लुई क्या था? इनके राजवंश का नाम था। जैसे आगे हम पढ़ेंगे, या इससे पहले हमने ब्रिटेन में पढ़ा ट्यूडर राजवंश, ट्यूडर राजघराने के वो शासक थे। ऐसे ही हम यहाँ पढ़ रहे हैं लुई, आगे पढ़ेंगे एक जगह जहां रूस की क्रांति पढ़ेंगे, वहां जार पढ़ेंगे। तो ये चीजें, इनके राजवंश का नाम है ये लुई। तो लुई 14th के समय में जो स्टार्ट हुआ और 15th में वो और बढ़ गया। तो उसके सामने था कि वो प्रजा का पालन भी करे, अपनी जनता की सेवा भी करे और राज्य को कर्ज मुक्त भी कर दे और उसको संपन्न भी बना दे। ऐसा संभव नहीं था। इसलिए उसने कहा था कि मेरे बाद फ्रांस में प्रलय होगी। ये लुई 16वां का कथन है, लुई 15वां का, लुई 15th का ये कथन है क्या? मेरे बाद प्रलय होगी। ये 2 कथन देखिए, तीनों लोगों के बारे में जो केवल इंपॉर्टेंट है उतना ही लिखा रहा हूं, मेरे बाद प्रलय होगी। और ये प्रलय हो गई कब? ये जब लुई 16वां आया, लुई 16th जब आया तो वहां फ्रांस की क्रांति हो गई, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, फ्रांस की क्रांति। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा, क्या मैंने कहा कि इसको आपको रोमन में याद रखना बहुत जरूरी है। तो रोमन में जब हम इसे लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 6, मतलब 16, 10 और ये 6, तो ये हो गया 16। लुई 16 के समय में फ्रांस में ये 14 जुलाई 1789 को क्रांति हुई थी। इसी को हम फ्रांस की क्रांति कहते हैं। तो हमने फिर ये 14वां और 15वां क्यों पढ़ा? इनकी अराजकता की वजह से ये क्रांति हुई। तो पहले ये 14वां के
जब इसने कहा कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून हैं, और उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरे बाद प्रलय होगी। तो ये दो वाक्य एज इट इज पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैंने लिखे। तो हम जैसा कि पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ भारत में स्वाधीनता संघर्ष लड़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से कोशिशें की। ऐसा हमें यहाँ भी पता चलता है कि लोगों ने यहाँ भी कोशिशें की। जो ये अराजकता हुई और लुई 16वां के समय में क्रांति हुई, तो किन लोगों के योगदान से ये क्रांति हुई, किन लोगों ने परिश्रम किया और सरकार के खिलाफ यानी लुई 16वां के खिलाफ बगावत की और वहां क्रांति हो गई, यानी स्वतंत्रता मिल गई लोगों को, तो वो समझना जरूरी है। इसका हिस्सा सेकंड। और सेकंड में क्या कि किन लोगों के योगदान से आखिर फ्रांस में क्रांति हुई। अभी तक तो हमने पढ़ा क्या, ये 14 जुलाई को ये जो घटना हुई उसमें लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां। लुई 14वां ने कहा मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून है, और अराजकता फैलाई और आर्थिक उन्नति को रोक दिया और कर्जदार बना दिया पूरे फ्रांस को। और इन मुश्किलों के बीच लुई 15वां ने शासन किया और उसने कहा मेरे बाद प्रलय हो गया, और अब लुई 16वें के समय ये क्रांति हुई। तो वहां किन लोगों का योगदान रहा, प्रमुख व्यक्ति जो हैं उनका क्या योगदान रहा। प्रमुख व्यक्ति में जाएंगे तो 3 लोगों का महत्वपूर्ण रूप नाम है वहां, रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू। ये 3 लोगों ने पूरे फ्रांस में क्रांति को लाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक और नाम हम याद रख सकते हैं, दिदरो ने एक किताब लिखी, उसका नाम था ज्ञान कोश। इसको हम कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। और ये ऐसा का ऐसा ही आपसे पूछा जाएगा कि इंसाइक्लोपीडिया के लेखक कौन है, दिदरो। क्योंकि इन्होंने इस बात को, चूंकि ये नॉलेज की बात कर रहा है, उस नॉलेज को फ्रांस में फैलाया जिससे वो सरकार के खिलाफ बगावत कर सके वहां के लोग। और मॉन्टेस्क्यू ने बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। उससे पहले रूसो ने एक किताब लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये आपसे पूछा जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें इन्होंने एक अच्छी बात कही, इन्होंने सीधे सीधे जनता से कहा कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन अच्छा है। इसमें ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन अच्छा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वीडियो पॉज करके ये नोट कर लीजिएगा। मैं केवल उतनी ही बातें आपको कह रहा हूं जितनी एग्जाम में पूछी जाती हैं। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन, शेर का शासन अच्छा है। ये तब पूछेगा आपसे कि किसका कथन है, अच्छा है। तो ये रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट से लिया गया। यानी इससे लोगों को पता चला कि ऐसा जैसा शासन हमारे फ्रांस में चल रहा है ये अच्छा नहीं है। अच्छे के लिए क्या, हमें एक शेर की तरह से राजा चाहिए होगा। और इसी समय में वोल्टेयर ने एक किताब लिखी, लेटर्स ऑन इंग्लिश। इन्होंने इसके माध्यम से क्षमा कीजिएगा, फ्रांस में क्रांति को आगे बढ़ाया। और एक किताब लिखी इन्होंने, मॉन्टेस्क्यू ने, उसका नाम था कानून की आत्मा, स्पिरिट ऑफ लॉ। किताब के लेखक कौन है ये तो पूछा ही जाएगा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण आपसे ये पूछा जाएगा इनकी इसी ही किताब में, जो हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 50 में लिखा गया है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, वो इन्होंने ही दिया। मैंने आपको अभी तक की वीडियो में बताया कि अमेरिका की क्रांति से हमारे यहाँ मूल अधिकारों का कंसेप्ट लिया गया, लिखित संविधान का कंसेप्ट लिया गया, और फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 शब्द लिए गए। उसके अलावा ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो दिया मॉन्टेस्क्यू ने, सीधे सीधे आपसे पूछा जाना है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जाएगा, किस व्यक्ति ने पहली बार कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जिक्र किया। कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि न्यायपालिका यानी जो फैसला सुनाएगी, यानी
कानून पर निर्णय देगी, जैसे हमारे यहाँ अभी सुप्रीम कोर्ट है और एक सरकार है, तो सरकार अपना काम अलग करती है, जो कानून बनाती है, नियम बनाती है, योजनाएं लाती है, जनहित में कई कई प्रकार की योजनाएं चलाती है और उसमें काम करती है। जब जनता के मूल अधिकारों का या किसी भी प्रकार के उनके हितों का संरक्षण नहीं हो पाता है तो जनता कोर्ट जाती है। कोर्ट मतलब न्यायालय जाती है। तो न्यायालय अलग है और सरकार अलग है। तो सरकार और न्यायालय की इस पृथक धारणा का पहली बार विकास मोंटेस्क्यू की इस पुस्तक कानून की आत्मा से हुआ और उन्होंने कहा कि न्यायपालिका अलग होगी और कार्यपालिका अलग होगी। तब आपको एक कथन ध्यान आ रहा होगा लुई 14वां का। लुई 14 क्या कह रहा था? वो ये कह रहा था कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून हैं। यानी किसी व्यक्ति और बहुत लंबी चौड़ी सरकार की आवश्यकता नहीं, केवल एक ही राजा अपने आप में न्यायपालिका भी है और कार्यपालिका भी है। तो ये अराजकता को कम करने के लिए पहली बार इस सिद्धांत ने काम किया। ठीक। और एक महत्वपूर्ण बात और, फ्रांसीसी क्रांति से पूरी दुनिया में जो 3 शब्द फैले, उन 3 शब्दों को हम कहते हैं समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व। अब ये ऐसे का ऐसा ही आपसे पूछा जाएगा कि ये शब्द किस क्रांति से लिए गए या किस देश से लिए गए। जब किस क्रांति से लिए गए तो फ्रांस की क्रांति से लिए गए, और जब किस देश से लिए गए तो फ्रांस से लिए गए, हम ऐसा समझते हैं। ठीक। तो 2 सिद्धांत, एक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू की पुस्तक कानून की आत्मा से, और दूसरा ये यहाँ की क्रांति का जो नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये हमारे संविधान का भी हिस्सा बने। इसलिए फ्रांस की क्रांति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका की क्रांति मूल अधिकारों के लिए और लिखित संविधान के लिए। ये लिखित संविधान से क्या फायदा होता है? मतलब एक बार कागज में उतर गया है जो नियम, वो सबके लिए एक जैसा लागू होगा। बोली हुई बात बदली जा सकती है पर लिखी हुई नहीं बदली जा सकती, वो लिखी हुई है। इसीलिए लिखित संविधान मतलब स्थायी नियम जो सबके लिए लागू होंगे। और ऐसा ही इससे क्या हुआ, ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पूरी दुनिया में फैलाने का संदेश मिला और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हुआ। तो इसमें मोंटेस्क्यू का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए अगर आपसे इनमें से कहे, हमारे प्रश्न इस तरह से भी बनते हैं कि निम्न में से किस एक का योगदान फ्रांस की क्रांति में नहीं था, तो अब ये 4 में से कोई भी 3 ऑप्शन होंगे और एक जॉर्ज वाशिंगटन नाम लिख दिया जाएगा। जॉर्ज वाशिंगटन तो हम जानते हैं कि उनका अमेरिका की क्रांति में योगदान था, जॉर्ज वाशिंगटन, या फिर एक दूसरा नाम सैमुअल एडम्स। इन 4 में से किसी 3 को लिया जाएगा। और सैमुअल एडम्स का नाम हमने पढ़ा था अमेरिकी क्रांति में, जिनको हम पढ़ रहे थे बोस्टन चाय पार्टी के नेता के रूप में। तो बोस्टन चाय पार्टी के नेता, यानी जो 1773 में अमेरिका में घटना घटित हुई थी, उसके नेता थे सैमुअल एडम्स। और जो 4 जुलाई 1776 को 1776 में घटना घटी थी अमेरिका की आजादी की, उसके नेता थे ये हमने पिछले वीडियो में देखा। जिन्होंने वो नहीं देखा है वो उसे देख लें, अभी भी आपके लिए वो अमेरिका की क्रांति का महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत संक्षिप्त। नेपोलियन ने असल में तो इस पूरे क्रांति का नेतृत्व तो नहीं किया जिस समय ये चल रही थी, वो तो लोगों के द्वारा किया गया। पर जो आजाद हो गया जिस समय फ्रांस 14 जुलाई 1789 को, तो उस आजाद फ्रांस को संभालने में, उसका नेतृत्व करने में नेपोलियन ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेपोलियन के नेतृत्व में ही लड़ा गया। तो नेपोलियन के बारे में हमसे ये पूछा जाता है कि इसको आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहते हैं। पहली बार जो आपसे पूछा जाएगा, आधुनिक फ्रांस का निर्माता। जैसे हमने पढ़ा था अमेरिकी क्रांति में अमेरिका का निर्माता जॉर्ज वाशिंगटन को, ऐसे ही हम कह रहे हैं आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को। नेपोलियन के बारे में अगर छोटी छोटी जानकारी चाहिए हो तो एक द्वीप था वहां, कोर्सिका द्वीप। कोर्सिका द्वीप में इनका जन्म हुआ, ये पूछा नहीं जाएगा वैसे। कोर्सिका द्वीप में 15 अगस्त 1769 को, 15 अगस्त जब हमारी आजादी होती है उस दिन, 15 अगस्त 1769 को, 1769 को इनका जन्म हुआ। और इनके फादर का नाम बोनापार्ट था, इसलिए हम नेपोलियन का नाम अक्सर बोनापार्ट नाम से सुनते हैं।
तो नेपोलियन बोनापार्ट, इनको फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला और बाद में आजाद फ्रांस को एक नया और कुशल नेतृत्व देने के लिए जाना जाता है। लेकिन इससे पहले भी इनका जो ये संघर्ष रहा, इसको जनता ने दिशा दी थी, मतलब वहां के लोगों ने, जो मैं आपको कह रहा था कि वो जो लुई 16वां था उसके खिलाफ संघर्ष हुआ, तो लुई 16वां के खिलाफ जो संघर्ष था वो जनता का संघर्ष था, जनता ने किया। तो एक प्रश्न पूछा हुआ है कि बास्तील का किला कहाँ है, तो ये जनता ने फ्रांस का सम्राट जहां लुई 16वां बैठता था उस जगह को कहते हैं बास्तील का किला। वो एक फोर्ट है वहां, बास्तील फोर्ट, बास्तील का किला। तो इस बास्तील किले के गेट को तोड़ करके पूरी जनता यहाँ किले में घुस गई थी। तो इसी को हम कहते हैं फ्रांस का ये स्वाधीनता संघर्ष, यानी जो 14 जुलाई 1789 को हुआ, ये घटना हुई। तो ये बास्तील का किला फ्रांस में है, फ्रांस की जनता ने इसका गेट तोड़ दिया और उसके बाद इनकी जीत के बाद जो आजादी मिली उसका नेतृत्व इस नेपोलियन ने किया, इसलिए इनको हम आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहते हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है, अब नेपोलियन पर मैं वापस जा रहा हूं, बास्तील के किले से और जनता के संघर्ष से। नेपोलियन के बारे में ये जानकारी है कि इन्होंने 1804 में 1804 में फ्रांस के ये सम्राट बने। तो ये सन पूछा जा सकता है क्योंकि दुनिया के कुछ ही लोगों के बारे में ये पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जिनके सन पूछे जाएंगे उनको बता रहा हूं। ये 1804 में ये वहां के सम्राट बने फ्रांस के। और उसके बाद क्या हुआ कि एक युद्ध हुआ 1815 में अंग्रेजों के साथ फ्रांस का, और उसको कहते हैं वाटरलू का युद्ध। ये सन ये भी पूछा जाता है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ, ये भारत के इतिहास के लिए भी महत्वपूर्ण है। उस समय फ्रांस और ब्रिटेन भारत में भी आपस में लड़ाई करते थे, और ये वाटरलू का युद्ध जो हुआ बड़ा निर्णायक हुआ। और निर्णायक युद्ध का मतलब ये हुआ कि फ्रांस ने उसके बाद एक कदम पीछे की ओर खींच लिया और इंग्लैंड से पराजय को स्वीकार कर लिया। वाटरलू के युद्ध में असल में क्या हुआ कि ब्रिटेन की सेना ने नेपोलियन को बंदी बना लिया। 1815 में ये बंदी बन गया, और जैसे ही इसको बंदी बनाया गया तो एक द्वीप है वहां, उसको कहते हैं सेंट हेलेना द्वीप। सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया, और सेंट हेलेना द्वीप भेज करके कुछ सालों बाद यानी सन 1821 में नेपोलियन का निधन हो गया। इस तरह से ये फ्रांस की क्रांति फ्रांस के लोगों में जिस परिवर्तन को लेकर के आई, जिस तरह से नेपोलियन की सत्ता को यहाँ स्थापित किया और ब्रिटेन के खिलाफ जो एक संघर्ष था उसे इन्होंने जीता, और संभवतः पूरे विश्व में जो ये साम्राज्यवाद का संघर्ष था ये आगे भी चलता रहता। ये जो यहाँ लुई 16वां के खिलाफ लोगों को, वहां के नागरिकों को संघर्ष करना पड़ा, इस कारण फ्रांस को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। जरा सा कंपेयर कर लेते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर लें। जब हम इंग्लैंड की क्रांति पढ़ रहे थे तो ये पढ़ रहे थे कि वहां 1688 में जो ये गौरवपूर्ण क्रांति घटित हुई थी, इस क्रांति के बाद जहां जहां अंग्रेजों का साम्राज्य था वहां वहां यह संदेश मिला कि अब अंग्रेजों को आसानी से पूरी दुनिया से हटाया जा सकता है, जो संभव ना हो सका। बाद में अमेरिका में सफल हुआ, लेकिन और देशों में होने में कई वर्षों का समय लग गया। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ब्रिटेन ने फ्रांस को लगातार पीछे धकेलने का काम किया, और जब वहां की जनता ने वहां के राजा के खिलाफ, यानी फ्रांस की जनता ने फ्रांस के राजा के खिलाफ, लुई 16वां के खिलाफ बास्तील के किले में बगावत कर दी, तो उसके बाद कई सालों तक नेपोलियन ने उसे कंट्रोल करके रखा और अच्छे फ्रांस का नेतृत्व किया। लेकिन ये नेपोलियन के बाद फिर से दुनिया के देशों में जहां जहां इंग्लैंड और फ्रांस के आपसी संघर्ष थे, कॉलोनियों के विकास का जहां मुद्दा था, वहां फ्रांस पीछे हो गया। उसमें भारत भी था एक, भारत में भी फ्रांस की शक्ति कमजोर हो गई। तो वाटरलू का युद्ध भारत में फ्रांसीसी शक्ति के कमजोर होने का भी प्रतीक है। और इस तरह से फ्रांस की यह क्रांति समाप्त होती है। तो फ्रांस की क्रांति से जो महत्वपूर्ण बातें निकल के आई वो ये कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, दिदरो का योगदान और उनकी पुस्तकों के नाम एक बार सब हम नोट कर लेंगे तो
तो एग्जाम में प्रश्न गलत होने की संभावनाएं शून्य हो जाएंगी। और यही हम चाहते हैं, दिल्ली आईएएस एकेडमी का यही उद्देश्य है कि सपना आपका सच हम करेंगे। और अच्छा लगा ये जान के कि आप लोगों ने बहुत अपने चाहने वालों को, अपने आसपास पढ़ने वाले लोगों को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो लोग भागीदार बन रहे हैं उन लोगों तक, अभ्यर्थियों तक वीडियो पहुंचाया और हमारी मेहनत को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया। तो ये आपके अपने भविष्य के निर्माण में हमारे योगदान को बढ़ावा देने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।